हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रत्ना साहू जी की लिखी हुई पारिवारिक कहानी। मम्मा, मम्मा, जल्दी करो नहीं तो देर हो जाएगी। मेरे सारे फ्रेंड्स आ गए होंगे। मम्मा, आप सुन रही हो? माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। अब की बार झुंझलाते हुए, पुष्पा, ओ पुष्पा, और कितने देर? 4 वर्ष की पुन्या अपनी माँ को बार बार आवाज लगा रही थी। जब माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया तो वो मुंह बनाकर बैठ गई। आज तो मैं पक्का स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी। तभी बाथरूम पहने माँ बाथरूम से निकली। पुन्या थोड़ा गुस्से में, मम्मा, आपने कितनी देर लगा दी? मैं कब से आवाज लगा रही हूँ। आपने जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे सबसे पहले स्कूल जाना था, लेकिन लगता है मैं ही सबसे लेट हो जाऊंगी। अब जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ। आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो बेबी? मैं नहा रही थी। मैं आपकी बात सुन रही थी और आपको आंसर भी कर रही थी, पर आप मेरी बातें सुनती ही कब हो? बस अपनी ही रट लगाकर बैठ जाती हो। माँ की बात सुनकर भी पुन्या दोनों बाहों को मोड़ मुंह फुलाकर बैठ गई। अच्छा, गुस्सा छोड़ो। मैं यूं गई और यूं रेडी होकर आई, और आप स्कूल के लिए बिल्कुल भी देर नहीं हुए हो। मैं आपको समय से स्कूल छोड़ दूंगी। माँ की बात सुनकर पुन्या चहकते हुए, सच में मम्मा, हम लेट नहीं हुए हैं? मम्मा ने प्यार से गाल खींचते हुए कहा, नहीं मेरी प्रिंसेस, हम बिल्कुल लेट नहीं हुए हैं। ओके, तो फिर आप अच्छे से रेडी हो जाओ। मैं यहीं चेयर पर बैठकर आपका वेट करती हूँ। मम्मा देखो ना, मेरा मेकअप तो खराब नहीं हुआ ना? माँ ने उसे मिरर के सामने खड़ा करते हुए कहा, आप खुद देख लो, जरा भी खराब हुआ है? नहीं मम्मा, मेकअप तो बिल्कुल ठीक है, जरा भी खराब नहीं हुआ। अरे मम्मा ने अपनी राधा रानी का मेकअप किया है, तो भला क्यों खराब होंगे? बोलकर कमरे में रेडी होने चली गई। कुछ देर बाद पुष्पा रेडी होकर बाहर निकली। उसने चंदेरी सिल्क के सलवार कुर्ता और साइड दुपट्टा लिया था। कमर तक लंबे सिल्की बाल को साइड मांग निकाल कर खुला छोड़ा था। माथे पर हल्की छोटी सी मैचिंग बिंदी, लिप ग्लास और काजल में वो बेहद प्यारी लग रही थी। वाओ मम्मा, आप कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। आखिर माँ किसकी है? मेरी। वही तो, जब मेरी प्रिंसेस इतनी ब्यूटीफुल है तो मम्मा भी प्यारी होगी ना। अब चले, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। पुष्पा पुन्या का हाथ थामे निकल पड़ी। देखो बच्चा, आज मम्मा नहीं लेने आएगी आपको, तो आप माधवी आंटी के साथ चली जाना। लेकिन मम्मा, आप कहाँ जा रहे हो? मम्मा को थोड़ा काम है, इसलिए बाहर जा रही है, और वापस लौटने में थोड़ा समय लग जाएगा। आप परेशान मत होना, और आंटी के साथ चले जाना और खाना भी खा लेना। ओके मम्मा, मैं आंटी के साथ चली जाऊंगी। बेटी के मुंह से इतनी प्यारी बातें सुनकर पुष्पा ने उसके हाथ पर किस कर लिया। मेरी समझदार बिटिया रानी। दोनों बात करते करते मेन रोड पर आ गए और ऑटो रिक्शा का इंतजार करने लगी। वहां खड़े लगभग 10 मिनट हो गए, पर एक भी रिक्शा स्कूल जाने को तैयार नहीं हुए। हे भगवान, जिस दिन देर हो जाए उस दिन क्या मजाल की ऑटो मिल जाए। वही जब नहीं जाना रहेगा तो बीसियों आकर पूछेंगे। पुष्पा मन में बोलते हुए बार बार घड़ी देख रही थी। तभी पुन्या ने सामने मेडिकल स्टोर में चॉकलेट की तरफ हाथ दिखाया। अच्छा ठीक है, जो लेना हो ले लो और जल्दी आओ। फिर उसने वहीं से आवाज लगाई, भैया इसे जो चॉकलेट चाहिए दे दो, मैं जीपे कर देती हूँ। दुकानदार ने हाँ में सिर हिलाया। जवाब में पुष्पा ने भी हाँ में सिर हिलाकर फिर ऑटो वालों का हाथ दिखाने लगी। पुष्पा, पुष्पा, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? चलो आओ बैठो, छोड़ देती हूँ। पुष्पा ने मुड़कर देखा तो उसकी पड़ोसन कामिनी थी। पुन्या को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ और उसके बाद मुझे बाहर जाना है जरा। हाँ तो चलो बैठो, मैं ड्रॉप कर देती हूँ। और वैसे आज जल्दी क्यों? आज स्कूल में जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन है। बस 1 घंटे का ही स्कूल है, इसीलिए जल्दी ही रखा है। अच्छा, पुन्या कहाँ है? चलो बैठो, दोनों को छोड़ देती हूँ। अरे वो चॉकलेट लेने शॉप में गई है। वैसे बाहर कहाँ जाना है? अरे मैं जॉब करने की सोच रही हूँ। अभी जो कमाई है इसमें मुश्किल है पुन्या को पालना, खासकर पढ़ाना लिखाना। अच्छा, तो इंटरव्यू के लिए जा रही हो? पुष्पा ने हाँ में सिर हिला दिया। पुन्या अभी तक दुकान से नहीं आई थी तो दोनों रुककर वहीं बातें करने लगी।
कामिनी स्कूटी रोक दी, तब पुष्पा ने भी वहीं खड़ी बुलेट पर अटक कर बैठ गई और बातें करने लगी। इधर शॉप में चॉकलेट खरीद रही पुन्या दुकानदार के साथ खूब बातें बना रही थी। अंकल देखो ना, आज मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। मैं राधा रानी बनी हूँ, मेरे फ्रेंड कृष्णा बनेंगे। आज हम स्कूल में मटकी फोड़ेंगे। दुकानदार उसकी प्यारी प्यारी बातों को सुनकर हंस रहा था। वाओ, कितनी ब्यूटीफुल राधा रानी है। क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले लूं? दुकान में आते हुए एक नवयुवक ने कहा। अपने बगल में छोटा सा मटका दबाए राधा रानी बनी पुन्या ने इतराते हुए कहा, हाँ ले लीजिए, पर पहले मैं पुष्पा से पूछ लेती हूँ। अरे नहीं अंकल, आप ले लो। उसने तुरंत 2-3 सेल्फी क्लिक कर लिया। अंकल चलो, मुझे भी पिक्स दिखाओ। उसने अपने मोबाइल में लिया सेल्फी दिखाया। वाह अंकल, मैं तो बहुत प्यारी दिख रही हूँ और आप भी बहुत हैंडसम दिख रहे हो। थैंक यू बच्चा। यू आर वेलकम अंकल। वैसे आप यहाँ दुकान में अकेले क्या कर रहे हो? वो मैं चॉकलेट लेने आई थी और मैं मम्मा के साथ आई हूँ। मम्मा बाहर है। भैया इसे जो चॉकलेट चाहिए दे दो, बिल मैं पेमेंट कर देता हूँ। अरे नहीं अंकल, आप पेमेंट मत करो, नहीं तो पुष्पा बहुत चिल्लाएगी मेरे ऊपर। उसने मुझे किसी भी अनजान से कुछ भी लेने से साफ मना किया है। अरे नहीं बेटा, इतनी प्यारी राधा रानी ने मेरे साथ सेल्फी क्लिक किया है, उसके बदले मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट है। और हम अनजान कहाँ है, अभी तो पहचान हो गई है ना। आप मेरी राधा रानी और मैं आपका अंकल। ओके, थैंक यू अंकल। इधर पुष्पा कामिनी के साथ बातें करने में मशगूल थी। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, पीछे से किसी ने आवाज दिया, पर बातों में मशगूल पुष्पा ने नहीं सुना। एक्सक्यूज मी, आप बाइक पर से हटेंगी? उसने फिर कहा, लेकिन पुष्पा ने इस बार भी नहीं सुना। आंटी प्लीज बाइक पर से हटिए, मुझे जाना है। अब की बार उसने थोड़ा जोर से कहा तो पुष्पा झटके से मुड़ी। वहीं कामिनी भी जरा सकपका गई। पुष्पा सॉरी बोलने लगी, लेकिन तभी उसकी नज़र उस युवक पर गई और उसने अपनी आंखें छोटी कर ली। पुष्पा की इस हरकत पर उसकी भौहें तन गई। हंसी आने लगी, लेकिन हंसी रोकने के लिए तुरंत होठों को गोल कर हेलमेट पहन बाइक पर बैठकर निकल गया। फिर उसने मिरर से पीछे खड़ी पुष्पा को देखा, जिसके एक्सप्रेशन देखकर लग रहे थे कि वो उसी के बारे में बात कर रही है। ये देख उसके चेहरे पर हंसी आ गई। 30 प्लस दिख रही है, लेकिन हरकतें 20 प्लस वाली। पुष्पा का एक्सप्रेशन देख कामिनी हंसने लगी। मुझे गुस्सा आ रहा है और तुम हंस रही हो। अरे वो सेम एज ग्रुप का होगा, फिर भी उसने मुझे आंटी कह दिया। कैसे? अरे छोड़ ना, कह दिया तो कह दिया। मुझे लगता है उसने शायद चिढ़कर कह दिया। उसने कई बार आवाज दिया, पर जब नहीं सुना तब कहा उसने, वैसे क्या हैंडसम था यार। चल चुप कर। और ये पुण्या को चॉकलेट खरीद कर हुआ नहीं, बोलकर दुकान की तरफ मुड़ी तो वो चॉकलेट खाते हुए दुकान से बाहर आ रही थी। वह पेमेंट करने लगी, लेकिन दुकानदार ने मना किया। कहा पेमेंट हो चुका है। पुष्पा आश्चर्य से, किसने पेमेंट किया? एक अंकल ने कर दिया मम्मा। अंकल ने? कौन से अंकल ने? अभी शॉप में आए थे, उन्होंने दिलाया। पता है, उन्होंने मेरे साथ सेल्फी भी ली, बहुत अच्छे और हैंडसम थे। उन्होंने मुझे बोला बहुत प्यारी राधा रानी है। लेकिन बच्चा, मैंने आपको मना किया है ना, ऐसे किसी अनजान से कुछ भी लेने से, तो आपने क्यों लिया? हाँ मम्मा, मुझे पता है, लेकिन जब उन्होंने कहा कि आप मेरी राधा रानी और मैं आपका अंकल, तब मैंने ले लिया। अरे छोड़ ना, बच्ची है, किसी ने दे दिया होगा। वैसे भी आज ये इतनी खूबसूरत और प्यारी लग रही है, तो खुशी से किसी ने दे दिया होगा। आ चल बैठ, नहीं तो तेरे साथ मुझे भी देरी होगी। कामिनी ने कहा तो पुष्पा बेटी को लेकर स्कूटी पर बैठी और कामिनी ने उसे स्कूल छोड़ दिया। जाते जाते कामिनी फिर पुष्पा के गले लगकर बोली, बेस्ट ऑफ लक पुष्पा, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें ये नौकरी मिल जाएगी। अगर तेरी बात सच हुई, यह नौकरी मुझे मिल गई, तो मेरी तरफ से तेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में पार्टी दूंगी। अरे वो तो मैं कभी भी ले सकती हूँ। चल अपना ध्यान रखना और इंटरव्यू होने के बाद कॉल जरूर करना। पुष्पा ने हाँ में सिर हिलाया और धन्यवाद कहकर वो भी ऑटो लेकर निकल गई।
रास्ते भर सोचती हुई कि अगर यह जॉब लग गई तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जीवन पटरी पर आ जाएगा, पुण्या का भी एडमिशन अच्छे स्कूल में हो जाएगा। यही सब सोचते हुए वो अपना गंतव्य स्थान पर पहुंच गई। वहां पर और भी लोग आए थे इंटरव्यू के लिए, जो दिखने में काफी एजुकेटेड और फ्रेशर लग रहे थे। पुष्पा को टेंशन हुआ, पता नहीं उसे जॉब मिलेगा कि नहीं। फिर मन में सोचा, मेरा प्रोफाइल तो उन्हें अच्छा लगा, तभी तो इंटरव्यू के लिए बुलाया है, देखती हूँ क्या होता है। पुष्पा ने अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर कर अपना फाइल चेक करने लगी। तभी बेटी के स्कूल से फोन आया। उसने इग्नोर किया, पर फिर फोन आया। अरे, मैं बताना भूल ही गई कि आज पुण्या को लेने मैं नहीं आऊंगी, शायद उसी के लिए कॉल कर रही है। उसने कट कर दिया, लेकिन तभी मैसेज आया कि मैम आप जल्दी से स्कूल आइए, पुण्या गिर गई है और उसके सिर में चोट आई है। वो बहुत घबरा गई और तुरंत उठ खड़ी हुई जाने के लिए। इस तरह जाते देख बाकी सब उसे आश्चर्य और सवालिया नजरों से देखने लगे। पुष्पा निकलने लगी कि केबिन से एक लड़का निकला और पुष्पा को अंदर जाने के लिए कहा, तो उसने सारी बातें बता दी और उसका इंटरव्यू लास्ट में लेने की रिक्वेस्ट की। उस लड़के ने जाने से पहले कहा, सर आपके प्रोफाइल से बहुत इम्प्रेस्ड हुए थे, तभी तो आपको पहले बुलाया, शायद आपको नौकरी मिल जाएगी। ऐसी अपॉर्चुनिटी तो सबको नहीं मिलती। जानती हूँ, पर अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है, मैं अभी सर से बात करके आता हूँ। बोलकर वो लड़का केबिन में गया और वापस आकर कहा, आपको अब आने की जरूरत नहीं। सुनकर पुष्पा को बुरा लगा, पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे बेटी की चिंता हो रही थी। उसने तुरंत वहां से ऑटो लेकर स्कूल के लिए निकल गई। वहां पहुंचने पर पता चला कि बेटी के सिर में हल्की सी चोट आई है। मेडिकल रूम में मरहम पट्टी हो गई थी। फिर भी उसे लेकर वो अस्पताल गई। डॉक्टर ने कहा घबराने की बात नहीं, बस हल्की सी चोट आई है। तब उसने राहत की सांस ली। तभी पुण्या ने बड़ी मासूमियत से कहा, मम्मा आप नाराज हो? मैं जानबूझकर नहीं गिरी, मैं अपने दोस्तों के साथ भाग रही थी तो फिसल गई। नहीं बच्चा, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, मुझे टेंशन हो रही थी कि कहीं आपको ज़्यादा तो नहीं लगी। बोलकर पुष्पा ने उसके माथे पर किस कर लिया। चलो अब हम घर चलते हैं। तभी कामिनी का फोन आया कि कैसा रहा तेरा इंटरव्यू। पुष्पा ने सारी बातें बता दी। अरे टेंशन ना ले, तुझे अच्छी जॉब मिल ही जाएगी। और मैं आज ही बात करती हूँ अपने ऑफिस में भी, अगर इधर रहा तो मैं तुझे बताती हूँ। मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ, लेकिन इधर हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। पैकेज के साथ टाइमिंग भी बहुत अच्छा था, मैं पुण्या का भी ध्यान रख सकती थी। बात तो सही है, पर परेशान मत हो और चल, आज शाम पार्टी मेरी तरफ से ले लेना। लेकिन क्यों, मुझे नौकरी नहीं मिली इसीलिए खुशी में? अरे क्या बात करती है तू, पड़ोसी है मेरी और दोस्त भी तो है। मैं तो बस तुम्हारा मूड हल्का करने के लिए कह रही थी। अच्छा समझ गई यार, इतना एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, मैं तो यूं ही बस मजाक कर रही थी। बोलकर दोनों हंसने लगी। करीब 2 हफ्ते बाद, मम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। अरे वानी, वानी कहाँ है? अपने कमरे में तैयार हो रही वानी बोली, हाँ भाई क्या हुआ? आज केयर टेकर नहीं है तो माँ का ध्यान रखना, उन्हें समय पर नाश्ता खाना और दवाई दे देना, हो सके तो कॉलेज मत ही जाना। लेकिन भाई, मैं आज अपने दोस्तों के साथ लोनावला जा रही हूँ। वाट, तुम्हें घूमने के अलावा और कुछ नहीं दिखता? तू कहीं नहीं जा रही है, चुपचाप घर में माँ का ध्यान रख। क्या क्या कहा आपने? मुझे लगता है मैंने जो कहा उसे अपने हिसाब से सुनाई दे दिया और दोबारा बोलने की जरूरत नहीं। बोलकर वो जाने लगा। तभी माँ सविता जी ने आवाज लगाई, कृष्य बेटा सुनो, शादी का एक प्रपोजल आया है। लड़की भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे परिवार से है, तो हाँ बोल दो। शादी का नाम सुनते ही कृष्य की मुट्ठियां बंद गई और जबड़ा कस गया। वो माँ की तरफ बिना देखे जाने लगा। तभी वानी ने कहा, हाँ भाई, अब तुम शादी कर लो, घर में भाभी ले आओ। कृष्ण ने गुस्से में बहन को देखा। आगे वानी को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। दूसरी तरफ हाईवे पर खड़ी पुष्पा ऑटो का इंतजार कर रही थी।
वो बार बार घड़ी देख रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि जहाँ उसे जाना है उसके लिए शायद वो लेट हो रही थी। सड़क के दूसरी तरफ से आ रही कार में बैठे कृष्य की नज़र पुष्पा पर गई। उसने अपना चश्मा उतार लिया, चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। पिंक कलर का कुर्ता, ब्लैक कलर का ट्राउजर और बीच मांग निकाल कर पूरे बालों का एक पोनीटेल बनाए हल्के मेकअप में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ड्राइवर कार रोको। लेकिन क्यों सर? मैंने कहा रोको। ड्राइवर ने कार साइड में किया तो वह उतरते हुए कहा, वो लड़की जा रही है, उसे लिफ्ट दो। ड्राइवर सवालिया नजरों से कृष्य को देखने लगा। आपने सुना नहीं काका? सॉरी सर, अभी जा रहा हूँ। उसने तुरंत यू टर्न लिया और पुष्पा के पास आकर कांच नीचे कर कर बोला, मैम आपको कहाँ जाना है? क्यों? नहीं, आपको बार-बार वॉच देखकर मुझे लगा शायद आप लेट हो रही है, इसीलिए पूछा। अगर आपको बुरा नहीं लगे तो आपको जहाँ जाना है मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। उसके मन में थोड़ी-सी आशंका हुई, फिर बैठ गई कि कहीं सच में देर न हो जाए। कार अभी मुश्किल से 100-200 मीटर गई होगी कि कार रुकी और कृष्य आकर पुष्पा के बगल में बैठ गया। दोनों की नज़र मिलते ही, आप यहाँ? काका, ये आपने किसे बिठा लिया है? सॉरी सर, मुझे लगा आज आप नहीं आएंगे इसीलिए मैंने ही कहा मैडम को बैठ जाने के लिए। इन्हें देर हो रही थी। प्लीज आप उन्हें कुछ मत कहिए, मैं उतर जाती हूँ। अंकल, कार साइड में लगा दीजिए। स्पीड बढ़ाइए, नहीं तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा और इसका अंजाम आप भुगतेंगे। कृष्ण ने मोबाइल में नजर गड़ाए हुए कहा। अरे, आप बड़े अजीब इंसान लग रहे हैं। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? और आपके कान सही सलामत तो है ना? मैंने कहा मुझे उतरना है, तो आप स्पीड बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। और मैंने कहा ना, इन्हें कुछ मत कहिए, मैं उतर जाती हूँ। अंकल प्लीज कार रोकिए। काका, अब मुझे किससे किस तरह की बातें करनी चाहिए, क्या कहना चाहिए, दूसरों के अनुसार करूँगा क्या? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो फिर यहाँ बैठी मैडम को समझाइए और इन्हें ये भी कह दीजिए कि वो बैठी भले ही अपने मन से हो, लेकिन यहाँ से निकलेगी अपने मन से नहीं। अरे, आप तो कुछ ज़्यादा ही बदतमीज लग रहे हैं। अपने ड्राइवर से कहो कार रोकने के लिए, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। ऐसी वैसी लड़की मत समझना मुझे। अगर मैं बदतमीज हूँ तो आप भी कोई शराफत की मूर्ति नहीं। और हाँ, पुलिस को शौक से फ़ोन कीजिए। अगर हो सके तो मेरा नाम कह दीजिए, जल्दी आ जाएगी। लेकिन हाँ, करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा। क्योंकि कार में आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं बिठाया था, आप खुद बैठी थी। अब की बार उस लड़के ने अपना चश्मा उतार कर पुष्पा की काली गहरी आंखों में देखते हुए कहा, तो पुष्पा की नज़र भी उसकी नज़रों पर ठहर गई। उसकी शक्ल, सूरत, शारीरिक बनावट और पहनावे से लग रहा था कि वो किसी अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। ओ हेलो, कहाँ खो गई? मुझ जैसा हैंडसम लड़का पहले कभी नहीं देखा क्या? देखा है, पर हाँ, तुम जैसे निहायती घटिया इंसान नहीं देखा। तुम अमीर बाप के बिगड़े हुए औलाद लग रहे हो। नाचती होगी लड़कियां तुम्हारे इशारों पर, लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। अब तो मुझे लग रहा है कहीं तुमने ही तो नहीं कहा ड्राइवर को मुझे लिफ्ट देने के लिए। अपनी बकवास बंद करो। तो सही बात बकवास लग रही है। अच्छा, एक सेकंड, मुझे याद आया। अभी 2 हफ्ते पहले मैं तुम्हारी बाइक पर बैठ गई थी। कहीं वो गुस्सा और खुनस तो नहीं निकाल रहे हो ना? ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि आप बड़े लोग हैं, किसी भी बात का बुरा मान सकते हैं, अपना अपमान समझ सकते हैं। अच्छा, तो आपको ऐसा लग रहा है। हाँ, मुझे तो लग रहा है, तो फिर यही सही। देखिए, अगर आपको उस बात की नाराज़गी है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं अनजाने में बैठ गई थी, फिर भी सॉरी। अब मुझे जाने दीजिए। अब की बार पुष्पा ने जरा सौम्यता से कहा। जब वह नरम पड़ी तो लड़का भी कुछ बोला नहीं, बस खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, अब कार साइड में करूं, आप उतरेंगी, फिर मैं जाऊं तो ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। और मैं टाइम का बहुत पंक्चुअल हूँ। जहाँ मुझे लगेगा कि आपको उतर जाना चाहिए, गाड़ी रुक जाएगी। अब चुपचाप बैठिए। दूसरी तरफ वानी अपने दोस्तों से, अरे तुम लोग जाओ यार, मैं नहीं आ पाऊंगी।
सानिका, पर क्यों? तुझे पता है ना, अगर तू नहीं रहेगी तो ट्रिप का मजा नहीं आएगा। हाँ, पर मेरे भाई ने मना कर दिया है। आखिर कर दी ना तूने फालतूगिरी। अरे नहीं रे, आज केयर टेकर छुट्टी पर है तो माँ का ध्यान रखना है और भाई भी काम में बिजी है, बस इसीलिए। एक काम करते हैं, हम सभी नहीं जाते हैं, नेक्स्ट वीक का प्लान करते हैं, क्या बोलती है? अरे तू जो बोलती है सही बोलती है, नेक्स्ट वीक का रहने दे। चल अब कल कॉलेज में मिलते हैं। बात कर वानी कमरे से बाहर निकल माँ के पास आई। मम्मा, आप नाश्ते में क्या लोगी? दलिया बना दो ना बेटा। मुझे नहीं आता दलिया बनाना, मैं नहीं बनाने वाली। जाकर कुक को बोल देती हूँ बना देंगे। वैसे आप किस लड़की के बारे में बोल रहे थे भाई को? दिखाइए तो जरा, लड़की का फोटो कौन है, कैसी दिखती है, मेरे भाई के लायक है भी या नहीं? सविता जी ने फोटो दिखाते हुए कहा। अरे लड़की इंदौर के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। हाँ दिखने में तो अच्छी है, पर मुझे नहीं लग रहा कि भैया रेडी होंगे। उनके दिमाग से अभी भी जयंती निकली नहीं है। नहीं निकली है तो निकालना पड़ेगा, और जीवन भर उसी के बारे में सोचते हुए तो नहीं बिताना है। सही उम्र में ब्याह हो जाए तो अच्छा है। अगर ईश्वर ने चाहा तो पोते पोती के मुख भी देख लूंगी। पिछले 2 साल से बेड पर हूँ। जिंदगी का कोई भरोसा है, कब क्या हो जाए। लेकिन क्या करूँ, वो समझने को तैयार ही नहीं। पता नहीं उसे कौन सा भूत सवार है, दिन रात बस काम 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 ही दिखता है। वो लड़की तो अपना घर बसा ली, यही उसकी याद में जल रहा है अब तक। आज भी देखा ना मैंने, जैसे ही शादी की बात की तो कैसे उसकी मुट्ठियां बंध गई। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है उसका चेहरा तमतमा गया होगा गुस्से के मारे। मम्मी, ईश्वर के चाहने से नहीं, अगर भैया ने चाहा तो ही कुछ होगा। आपकी बहू घर आएगी और पोते पोती के मुंह देखेंगी। हाँ, पर पता नहीं आजकल के बच्चों की समस्या क्या है, शादी के नाम से क्यों भागते हैं। अरे शादी ब्याह बाल बच्चा सब कुछ समय से होना चाहिए। हाँ मम्मी, अब बस करो, क्यों इतनी बोल रही हो? भैया सुन रहे हैं क्या अभी? जब वो आएंगे तब बोलना। चलो अब आप नाश्ता करो और उसके बाद मेडिसिन निकाल देती हूँ, लेकर आराम करो। अब मैं भी अपना कॉलेज का कुछ काम कर लूँ। बोलकर वानी माँ के लिए नाश्ता लेने चली गई। सविता जी न्यूज़पेपर में नजरें गड़ा ली। इधर कुछ देर बाद कृष्ण ने ड्राइवर को इशारे में कार रोकने को कहा तो ड्राइवर ने कार साइड में लगा दी। आई थिंक आपको जहाँ जाना है वो इसी आसपास में है, तो आप जा सकती है, कृष्ण ने जरा आराम से कहा। ओके थैंक यू, पुष्पा ने कार से निकलते हुए कहा। बाय द वे सॉरी, नो प्रॉब्लम। आपने कहा तो मैंने भी कहा, तो सॉरी की जरूरत नहीं। नहीं उस दिन के लिए। उस दिन के लिए क्यों? मैंने आपको आंटी कह दिया। सुनकर पुष्पा की भवें सिकुड़ गई। इट्स ओके अंकल, मैं समझ सकती हूँ, इंसान की उम्र बढ़ने के साथ साथ आंखें भी कमजोर हो जाती है। अपना ध्यान रखिएगा। बाय। हे, माइंड योर टंग, आई एम जस्ट 27। तब तक वो जा चुकी थी। वहीं ड्राइवर हंसते हुए बोला, सर गजब बेइज्जती है, जस्ट सेट अप। पुष्पा सड़क के किनारे होकर बैग से पानी का बोतल निकाला और वहीं खड़े होकर पानी पीते हुए, ओ गॉड, पता नहीं सुबह सुबह किस तरह के इंसान से पाला पड़ गया। भगवान करे आज कोई गड़बड़ी ना हो, सब अच्छा हो, इंटरव्यू अच्छे से हो जाए और मुझे यह नौकरी मिल जाए। लेकिन चाहे जो भी हो, मेरा जवाब सुनकर दिमाग तो उसका भी ठिकाने आ गया होगा। अरे, तू 27 साल का है तो मैं कौन सी 60 साल की हूँ? मैं भी तो बस 28 की हूँ, आंटी बोला था। अब आगे से किसी लड़की को आंटी बोलने से पहले 2 बार जरूर सोचेगा। बड़ा आया हीरो बनने। फिर उसने वॉच देखा, अभी तो समय है। एक बार माधुरी से पूछ लेती हूँ पुण्य सोकर उठी या नहीं। लास्ट टाइम स्कूल से गिर गई थी और इंटरव्यू छोड़कर आना पड़ा था। आज फिर कोई डिस्टरबेंस ना हो इसीलिए उसने पुण्य को स्कूल नहीं भेजा। उसने कॉल किया तो माधुरी ने कहा, दीदी पुण्य उठ गई है और फ्रेश होकर उसने नाश्ता कर लिया है, अभी टीवी देख रही है। ठीक है, और सुन, अगर वो पढ़ाई नहीं कर रही तो तू उसे फोर्स मत करना, मैं आकर करा दूंगी, बस उसका ध्यान रख। जी हाँ ठीक है दीदी। इधर कार में बैठे कृष्य अपनी 2 अंगुली और अंगूठे से सिर पर
प्रेशर बनाते हुए किसी सोच में डूबा हुआ था और सोच के अनुसार ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे। कभी चेहरे पर हल्की स्माइल आ रही थी तो कभी गुस्से में चेहरा सर्द हो रहा था। वहीं ड्राइवर पुष्पा की कही बातों को बार बार याद कर मुस्कुराए जा रहा था। कृष्य के डांटने के बाद भी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। अचानक ही मिरर में कृष्य की नज़र ड्राइवर पर गई और अगले ही पल उसकी आंखें छोटी हो गई और चेहरा सख्त हो गया। आपको कुछ ज़्यादा ही हंसी नहीं आ रही है? वो लड़की मेरा इंसल्ट करके चली गई और आपकी खुशी का ठिकाना नहीं। मेरी थोड़ी भी नरमी हजम नहीं होती ना। सॉरी सर, सॉरी, लेकिन सच में एकदम टक्कर की थी वो लड़की। ऐसा तो नहीं कि वो आपके बारे में नहीं जानती होगी, लेकिन फिर भी क्या ताबड़तोड़ जवाब दे रही थी। और लास्ट में बोलकर फिर खिखियाने को हुआ कि कृष्ण ने जोर से कहा, ठीक है, तुम उतरो और जाओ, उसके तारीफ के पुल बांधो, मैं खुद ड्राइव करूँगा। सॉरी सर, गलती हो गई। ये तो तुम पिछले 10 मिनट से बोल रहे हो, फिर भी गलती दोहराए जा रहे हो। लगता है तुम्हारे पास अच्छे ऑप्शन आ गए हैं। नहीं सर, गलती हो गई, अब नहीं होगा। आगे से ध्यान रखूँगा। बेशक ध्यान रखना पड़ेगा, वरना मैं आपकी उम्र का लिहाज ज़्यादा देर तक नहीं कर पाऊँगा। कृष्य की बातें सुनते ही ड्राइवर का एक्सप्रेशन बदल गया और वो चुप हो गया। लेकिन आप लोगों का मुंह बंद कर सकते हो, मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते। वही हुआ। ड्राइवर चुप तो हो गया, लेकिन मन ही मन सोचने लगा, शायद सर को ये लड़की भा गई है, पर इस लड़की को देखकर तो लगता है सर को ये बराबर टक्कर देगी। करीब 10 मिनट तक चलने के बाद रोड के अपोजिट साइड में बिल्डिंग दिखा, केडीएस ग्रुप। देखकर पुष्पा के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ गई। उसने भगवान का नाम लिया और पहुंच गई। अभी मुश्किल से 5 से 7 मिनट हुए कि फिर केबिन से वही युवक निकला और पुष्पा को अंदर जाने के लिए कहा। पिछली बार के जैसे ही इस बार भी सबसे पहले उसे ही बुलाया इंटरव्यू के लिए। अंदर केबिन में बैठे हेड इंटरव्यूअर ने अपने साथ बैठे 2 और इंटरव्यूअर को हट जाने के लिए कहा, क्योंकि वो अकेले ही उसका इंटरव्यू लेना चाहता था। उसने एक बार फिर भगवान का नाम लिया और केबिन के अंदर चली गई। डोर खोलते ही उसने बोला, मे आई कम इन सर? यस, कम इन। फिर वो जैसे ही अंदर गई कि सामने बैठे शख्स को देखकर एकदम से अचकचा गई। सामने बैठा शख्स कोई और नहीं बल्कि वही था जिसके साथ कार में अभी अभी वो आई थी। उसके कदम आगे बढ़ने की बजाय पीछे हो गए। उसका गला सूखने लगा, माथे पर पसीना आ गया। उसने थूक निगलते हुए कहा, तो तुम? सॉरी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव ए सीट। पुष्पा चुपचाप बैठ गई। पुष्पलता सूर्य श्रीवास्तव। जी सर। अपना प्रोफाइल दिखाइए। तब पुष्पा ने चुपचाप अपना फाइल उन्हें पकड़ा दिया। हालांकि उसे पक्का यकीन हो गया था कि अब ये नौकरी नहीं मिलने वाली। फाइल देखते ही उसकी भौहें तन गई। चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी, जो पुष्पा को अच्छी तरह से समझ में आ रहा था, पर नाराजगी की वजह नहीं समझ पा रही थी। ये क्या बेहुदा मजाक है? मैंने आपसे आपकी प्रोफाइल देने को कहा, कोई एग्रीमेंट नहीं। आप यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हैं, अपनी नौकरी के लिए आई हैं या मजाक करने? लेकिन सर, मैंने आपको अपना प्रोफाइल ही दिया है, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ आपसे? आप खुद देख लीजिए, ये तो किसी घर के एग्रीमेंट लग रहा है। मैंने जब आपका प्रोफाइल देखा तो काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ कि एम्प्लॉय एक्सपीरियंस है, वेल मैच्योर है, काम अच्छी तरह से करेगी। इसीलिए तो मैंने आपको दोबारा मौका दिया। पर अभी आपसे मिलकर तो बिल्कुल नहीं लगा कि आप इंटरेस्टेड है। मुझे तो लग रहा है कि आप एक लापरवाह इंसान हैं। आप जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आई है, मुझे लग नहीं रहा कि आप अच्छे से काम कर पाएंगी, संभाल पाएंगी। सुनकर पुष्पा का चेहरा उतर गया। उसे बड़ा धक्का लगा, पर यह हुआ कैसे ये समझ नहीं पाई। उसे तो अच्छी तरह से याद है कि घर से वो अपना प्रोफाइल लेकर निकली थी, फिर एग्रीमेंट कहाँ से आ गया? सर, हाँ, क्या मैं जान सकती हूँ ये किसके घर का एग्रीमेंट है? हाँ बिल्कुल,
बोलते हुए उसने एग्रीमेंट पुष्पा की तरफ बढ़ा दिया, जो किसी महेंद्र नाम के व्यक्ति का था। पुष्पा ने हिम्मत करके कहा, सर, ये मेरा नहीं और ना ही मेरे किसी जान पहचान का है। मुझे तो ये भी नहीं पता ये मेरे पास कैसे आए। मुझे लगता है किसी ने मेरे साथ चीटिंग की है। कौन चीटिंग करेगा? आप खुद गैर जिम्मेदार लगती है। आप इतनी बड़ी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रही हो और एक बार चेक तक नहीं किया कि अपने साथ क्या लेकर जा रही हैं। सर, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ। घर से निकलते समय मैं अपनी फाइल लेकर निकली थी। बोलकर वो उठने लगी कि उसने एक फाइल बढ़ाई। कहीं ये तो नहीं? देखकर पुष्पा की आंखें चमक गई। यस सर, मेरा ही है। मैंने कहा था ना आपसे कि घर से अपनी फाइल लेकर निकली थी, परंतु ये आपके पास कैसे? सुनकर उसकी भवें तन गई और चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। पुष्पा को समझते देर नहीं लगी कि यह सब इसी का किया धरा है। फिर भी सामान्य होते हुए बोली, सर, शायद आपकी कार में छूट गई थी। आप यह बात मुझसे पूछ रही हैं या बता रही है? अगर आप बता रही है तो आपकी गैर जिम्मेदाराना हरकत की सफाई सुनने का कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर पूछ रही है तो मैं आपका कोई असिस्टेंट नहीं हूँ जो बताता रहूँ। आपके फाइल का ध्यान रखो। बोलते हुए उसके चेहरे पर फिर से तिरछी मुस्कान आ गई, जो पुष्पा को बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने जानबूझकर मेरी फाइल एक्सचेंज कर दी? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कार में जो मैंने तुम्हें जवाब दिया ना, उसी का खुनस तुमने फाइल एक्सचेंज करके निकाल लिया। हाँ हाँ, यह सब तुमने ही किया है। मुझे याद है, कार में जब मैं बैठी थी तो फाइल बगल में रखी थी। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? पहले तो इंटरव्यू के लिए बुलाया, फिर इस तरह की ओछी हरकत क्यों? टर्न योर वॉइस डाउन एंड टॉक टू मी विथ रिस्पेक्ट। तुमसे रिस्पेक्ट से बात करूं? किस लिए? मेरी फाइल एक्सचेंज कर दी, इंटरव्यू के लिए बुलाकर इंसल्ट कर दिया, इसके लिए? और हो कौन तुम? नाम क्या है तुम्हारा? अरे, यहाँ नहीं जॉब मिली तो कहीं और सही। अगर मुझ में काबिलियत है फिर तो जॉब डंके की चोट पर मिलेगी। इनकी हरकतों से मैं डर जाऊंगी। बोलकर वो केबिन से बाहर निकलने लगी। अरे अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दबाजी है? आपने इतना सवाल पूछ लिया और बिना जवाब सुने ही जा रही है। पुष्पा ने उसकी तरफ घुरकर देखा। आपको तो रिस्पेक्टफुली बात करनी होगी, क्योंकि जहाँ आप खड़ी है वो मेरी जगह है, मेरी जमीन मेरे अंदर है और यहाँ सिर्फ मेरी चलती है। रही बात फाइल की, तो इसमें सिर्फ गलती मेरी नहीं, आपकी भी है। कार से निकलते समय इतनी भी क्या हड़बड़ी थी कि अपनी चीजों का भी ख्याल ना रखे, ना देखे। इंटरव्यू के टाइम पर आपको जो कुछ भी कहा, आप डिजर्व करती थी। मेरी जगह कोई और भी होता, इससे ज़्यादा सुनाता। और इसे इंसल्ट तो नहीं कहते हैं। और मैं कौन हूँ तो वो अभी बताए देता हूँ। क्यों तो मेरा नाम पूरी दुनिया जानती है, पर आप कैसे नहीं जानती मुझे नहीं पता। मैं हूँ कृष्णदेव सविता मल्होत्रा। शॉर्ट में कहूँ तो KDS मल्होत्रा, और इस KDS ग्रुप्स का CEO हूँ मैं। अब सोचो, अगर तुमने मुझसे रिस्पेक्ट से बात नहीं किया तो क्या कर सकता हूँ? सुनकर पुष्पा का गला सूखने लगा, फिर भी हिम्मत करके बोली, क्या करोगे? कुछ नहीं। यहाँ तुम्हारी चलती है तो हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यहाँ नौकरी नहीं करने दोगे। पूरी दुनिया में तो तुम्हारी नहीं चलती ना, तुम्हारा राज नहीं है ना। और एक यही कंपनी तो है नहीं जॉब के लिए। हाँ, इतना ही नहीं, और भी कुछ कर सकता हूँ। अब की बार कृष्ण ने थोड़ा उसके करीब जाकर सर्द आवाज में कहा। सुनकर पुष्पा को हल्की घबराहट हुई, पर खुद को संभालते हुए, क्या करोगे तुम? तुम्हारे सर से छत छीन सकता हूँ, कदमों के नीचे की जमीन छीन सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारी सांसें भी। इतनी कुवत है मुझ में। बोलते हुए भवें उछाल दिया और चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। मैं जानती थी कि तुम कुछ ऐसा ही बोलोगे। तुम बड़े लोग की यही तो फितरत है कि अपने पद और पैसों के घमंड में इतना चूर रहते हो कि साधारण इंसान को अपने आगे कुछ समझते नहीं।
हर वक्त उल्टी सीधी धमकियां देते हो, पर तुम भी कान खोलकर सुन लो। मैं इस गीदड़ भभकी से डरने वाली नहीं हूँ। तुम अपनी यह धौंस किसी और पर जमाना। उसकी बात सुनकर कृष्य एक पल के लिए सोचने लगा, ये वही लड़की है ना? ऐसी तो नहीं थी। इतने चेंजेस अचानक कैसे आ गए? क्या हो गया अब? कुछ बोल नहीं रहे? आखिर समझ आ गई। मैंने आपकी अकल ठिकाने लगा दी ना। कुछ ज्यादा नहीं बोल रही तुम? मैं इससे भी ज्यादा बोल सकती हूँ। सुनना है? पर जाओ, अभी नहीं बोलूंगी। मेरे पास समय नहीं है। पद और पैसे का रुतबा कहीं और दिखाना, मेरे पास नहीं चलने वाला। धीरे से बोलकर वो एक बार फिर केबिन से निकलने लगी। मिस्टर सूर्यवंशी कैसे हैं? पुष्पा के कान में यह नाम पड़ते ही झटके में वो मुड़ी और सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। इस तरह क्यों देख रही हो? मैंने पूछा। मिस्टर सूर्यवंशी कैसे हैं? अरे मैं आपके खड़ूस डैड की बात कर रहा हूँ। सुनकर डर से पुष्पा का गला सूखने लगा, फिर भी सामान्य होते हुए बोली, तुम कौन हो? उन्हें कैसे जानते हो? अरे उन्हें कौन नहीं जानता, और मैं तो कुछ ज्यादा ही जानता हूँ। और इस जन्म में तो उन्हें भूलने से रहा। और मैंने अपना नाम बता दिया, फिर भी और जानना है तो बता दूं। मैं हूँ प्रेमी, आशिक, आवारा, पागल, मजनू, दीवाना। मोहब्बत ने ये नाम दिए हैं हमको। जो तुमको पसंद है, अजी फरमाना, दिल जाना। पुष्पा को उसके आगे सुनने की हिम्मत नहीं हुई और वो झटके से बाहर आ गई। मैं हूँ कृष्य मल्होत्रा, उर्फ आपका दीवाना। फिर बेहद खुशी से, आखिर मेरी तलाश पूरी हुई, तुम मिल ही गई। सो नाउ गेट रेडी टू गेट इनटू माय लाइफ। और हाँ, मैं सच में नहीं चाहता तुम यहाँ नौकरी करो। लेकिन यह इंदौर से मुंबई कब और कैसे आई, और यहाँ किसके साथ रह रही है? इसकी फैमिली भी तो यहाँ नहीं। अगर यह अपने बाप के साथ रह रही होगी तो वो खड़ूस फिर से कुछ न कुछ मुसीबत खड़ा करेगा। पर अब मैं भी वो नहीं रहा। अब मुझसे टकराना या रोकना मतलब आग से खेलना। मन ही मन बोलकर फिर वो बाकियों का इंटरव्यू लेने के लिए बोलकर वहां से निकल गया। इधर पुष्पा हाँफते हुए वहां से भागकर बाहर रोड पर आई। उसने वहां हिम्मत करके बोल तो दिया था, पर अब क्या होगा यह सोचकर डर के मारे गला सूख रहा था। कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी। मन में एक बेचैनी सी आ गई थी। आखिर कौन है ये? मेरे पापा को जानता है, इसका मतलब मुझे भी जानता होगा। ओ गॉड, अब ये क्या नई मुसीबत जीवन में ला दिया तुमने। मैंने कितनी मुश्किल से अपनी दुनिया बसा ली थी, एक छोटी सी दुनिया, और खुश भी हूँ। पर क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मिलवाया मुझे इस इंसान से? अब तक जो दुख तकलीफ दी, उससे तुम्हारा मन नहीं भरा, जो इसे भी भेज दिया मुझे सताने के लिए। इतने बड़े आदमी के सामने मैं कब तक और कितनी देर तक टिक पाऊंगी? ये तो मुझे धूल की भांति फूंक मारकर उड़ा देगा। वो खुद ही खुद में बोले जा रही थी। तभी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दी। वो पीछे मुड़कर देखी और तुरंत साइड हो गई। फिर बैग से पानी निकालकर एक सांस में पूरा बोतल का पानी गटक गई। नहीं, अभी चुपचाप घर जाती हूँ। कुछ दिनों के बाद अब दूसरी नौकरी की तलाश करूंगी, मन ही मन बोल रही थी। तभी उसका फोन बजा। सामने कामिनी थी। वह समझ गई इंटरव्यू कैसा गया, यही पूछने के लिए कॉल कर रही है। पर उसने जानबूझकर फोन रिसीव नहीं किया कि अभी पूछेगी तो क्या जवाब दूंगी। अब सीधे घर जाकर उससे बात करूंगी, बोलकर उसने फोन बैग में रख लिया और घर के लिए निकल पड़ी। अचानक उसे ख्याल आया, कहीं ये पापा का आदमी तो नहीं? सोचकर वो सिहर गई। कहीं ये पापा का आदमी तो नहीं? उन्होंने ही तो नहीं भेजा है। हो सकता है उन्हें मेरे बारे में पता लग गया हो। सोचकर ही सिहर उठी। शरीर बेजान सा हो गया। आगे कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। क्या करूं क्या नहीं? तभी एक ऑटो वाला पास आकर रुका। मैडम कहाँ जाना है? सुनकर पुष्पा की तंद्रा भंग हुई। तब तक ऑटो वालों ने दोबारा पूछ लिया। ठाकुर कॉलोनी, बोलकर पुष्पा ऑटो रिक्शा में बैठ गई। तभी एक बार फिर उसका मोबाइल फोन बजा। सामने कामिनी थी। अब की बार उसने कॉल रिसीव कर लिया।
हाँ बोल। क्या बोलूँ? अरे कितनी बार कॉल किया तुमने, रिसीव क्यों नहीं किया? वो मैं। चल अब एक्सक्यूजेस मत दे, ये बता इंटरव्यू कैसा रहा? नहीं, अच्छा नहीं रहा। क्यों, क्या हुआ? रास्ते में हूँ, घर पहुँचकर कॉल करती हूँ। अच्छा ठीक है बाय, बोलकर दोनों ने फ़ोन रखा। पुष्पा घर से कुछ देर पहले ही उतर गई और सड़क के किनारे बने वटवृक्ष के नीचे चबूतरे पर बैठ गई। कैसे लोग कहते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है, मुझे तो नहीं लगता। अगर सचमुच बड़ी होती तो लोग इतनी आसानी से एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाते। अब तक मुझे लग रहा था कि मैं सुरक्षित जगह पर हूँ, यहाँ मुझे कोई नहीं ढूंढ सकता। लेकिन नहीं, आखिर उन्होंने मुझे ढूंढ ही लिया। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अगर सच में वो पापा के आदमी हैं तो फिर मुझे अपना ठिकाना बदलना होगा। लेकिन इतनी जल्दी कहाँ जाऊँ? अरे ओ मैडम, किस सोच में डूबी हुई हो और इतनी दुखी क्यों हो रही हो? अरे एक नौकरी नहीं मिली तो अब दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी क्या? दूसरी जगह इंटरव्यू दे। तो इतनी पढ़ी लिखी योग्य है, काम मिलेगा ही मिलेगा। एक नौकरी नहीं लगी, उसके लिए इतना दुखी है। सिर उठाकर देखा तो सामने कामिनी थी। तू यहाँ कब आई और आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे आज हाफ डे लेकर आ गई, कामिनी उसके बगल में बैठते हुए बोली। लेकिन क्यों? आज काम करने का मन नहीं हो रहा था, फिर तुम्हारे साथ समय बिताने का मन हुआ तो आ गई। मैं तेरा पति हूँ या बॉयफ्रेंड जो मेरे साथ समय बिताने का मन हुआ? अरे इतना टेंशन मत ले, मैं ठीक हूँ। तो फिर इतनी उदास और परेशान क्यों है? मैं तो कहती हूँ तू घर में ट्यूशन पढ़ाती है, उससे अच्छा कोचिंग सेंटर खोल ले, अच्छी खासी कमाई हो जाएगी और बेटी की देखभाल भी। कामिनी बोले जा रही थी पर पुष्पा को उसकी बातें कुछ सुनाई नहीं दे रही थी। उसका ध्यान तो कहीं और ही था। तब कामिनी ने उसे झकझोरते हुए कहा, अरे मैं बोले जा रही हूँ और पता नहीं तू किस दुनिया में खोई है। क्या हुआ, क्या सोच रही है इतना गंभीर होकर? कोई बात है क्या? तब पुष्पा ने उसे सारी बातें बता दी। तुझे पता है कौन है वो बंदा? कौन है? अरे वही जिसकी बाइक पर मैं बैठ के गई थी, जिसने मुझे आंटी कहा। सुनकर कामिनी भी एक पल के लिए चौंक गई, फिर बोली, अरे छोड़ ना, मुझे लगता है तुमने जो उसके साथ बहस किया उसी बात का खुन्नस निकालने के लिए तुझे यह सब कहा, परेशान किया। इतना टेंशन मत ले, इतना बड़ा आदमी तेरे पीछे क्यों लगेगा? और वो तुम्हारे पापा को कैसे जानता होगा? मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ उसने जो कुछ भी कहा बस अंधेरे में तीर चलाई है। वही तो मुझे भी लग रहा है, पर वो मेरे पापा को जानता है तभी नाम लिया। हो सकता है किसी वजह से तुम्हारे पापा को जानते हैं। अरे हाँ, तू बोल रही थी ना तेरे पापा किसी बहुत बड़े कॉलेज के डीन थे, तो हो सकता है उसी नाते जानते हो। चल अब तू सोचना बंद कर। अरे वो इतना बड़ा बिजनेसमैन, बांका नौजवान तुम्हारे पीछे क्यों पड़ेगा? उसके पास लड़कियों की कमी होगी क्या? फिर खामखा परेशान हो रही है। और बता, क्या तू उसे जानती है? पहले कभी देखा है, मिला है, बातचीत हुई है? वही तो मैं बोल रही हूँ, मैं नहीं जानती उसे। बातचीत तो दूर, पहले कभी देखा तक नहीं। अच्छा छोड़ इन बातों को अभी और घर चल, अदरक वाली कड़क चाय पीते हैं, बहुत सिरदर्द हो रहा है। कामिनी खुद खड़ी होकर पुष्पा की बाह पकड़ खींचते हुए बोली, सुबह से परेशान हूँ मैं, पूरा दिन खराब कर दिया उस बंदे ने। और सिर तेरा दर्द हो रहा है क्यों? अरे यार, इसका कारण पता होता तो क्या मैं सिर दर्द होने देती? और चलना, कितना सोच रही है? मेरी बात मान तो उसकी बातों पर ध्यान मत दे, नहीं तो दिन के साथ साथ रात भी खराब हो जाएगी। वो कैसे? अरे वो बंदा है ही इतना डेसिंग कि किसी भी लड़की का दिल धड़क जाए उसे देखकर। अगर तू ज़्यादा उसके बारे में सोचेगी तो पक्का तेरे दिलो दिमाग पर उसका कब्जा हो जाएगा। सेट अप, छोटा है मुझसे उम्र में, मतलब यही एक दिक्कत है। अरे बहन, तू कहाँ से कहाँ बात को ले जा रही है? कहीं नहीं, बस तेरे ऑफ मूड को मैं ऑन करना चाह रही हूँ, हंसाना चाह रही हूँ। अब चल, बोलकर दोनों अपने घर की तरफ बढ़ गए। इधर कृष्ण आज बहुत खुश था, इतनी की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। आई एम डैम श्योर तुम वही हो। चलो कुछ दिन तुम आराम से सुकून से रहो, देन द नेक्स्ट प्रोसेस विल स्टार्ट। आज उसने किसी भी स्टाफ पर नाराज नहीं हुआ,
सबसे बहुत सॉफ्टली बात की और यहाँ तक कि हालचाल भी पूछा। उसका मूड देखकर इधर सभी भौचक्के थे। आपस में खुसर-फुसर होने लगी। आखिर क्या बात है? आज तो लग रहा है मानो सूरज पश्चिम से उगा हो। अरे आज सुबह एक मैडम आई थी इंटरव्यू के लिए। उनका इंटरव्यू लेने के बाद ही सर का मूड अचानक चेंज हो गया। तुम लोग एक दिन भी बिना डांट खाए नहीं रह सकते ना? सर थोड़ा भी नरम क्या पड़ जाते हैं? तुम लोग हजम नहीं कर पाते हो, मैनेजर शिवम ने कहा। तो सभी सक पकाकर शांत हो गए। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आया और वो भागकर कृष्ण के केबिन में आया। यस सर। फिर उन्हें फाइल समझाते हुए कहा, आगे का काम देख लो, मैं घर जा रहा हूँ। सर आज इतनी जल्दी? कृष्ण ने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। सॉरी सर, आप जाइए, मैं करवा लूंगा। कृष्ण केबिन से निकलकर कार में बैठा तो ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो धीरे से गुनगुनाया, आज की मुलाकात बस इतनी। जहाँ कृष्ण पुष्पा से मिलकर खुश है, वहीं पुष्पा परेशान है। वो कृष्ण को जानती तक नहीं। इधर पुष्पा और कामिनी घर पहुंची तो देखा पुण्या मैगी खा रही थी और माधुरी घर की सफाई कर रही थी। उसे देख पुण्या भागकर आई। मम्मा आज आप मुझे सोते हुए छोड़कर क्यों चली गई और मुझे स्कूल जाने से क्यों मना किया? बेटा मम्मा को आज जरूरी काम से बाहर जाना था और जल्दी निकलना था इसीलिए। तब तक माधुरी 2 गिलास पानी ले आई। कैसा रहा आज का आपका दिन दीदी? जिस काम के लिए गई तो काम बना कि नहीं? ना ही समझो। सुनकर माधुरी मायूस होकर बोली, कोई बात नहीं। मुझे लगता है यह काम आपके लिए अच्छा था ही नहीं। चलिए आपको जल्दी ही दूसरा अच्छा काम मिल जाएगा। पुष्पा मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। कामिनी हंसते हुए चुटकी ली। अरे माधुरी, तू क्यों चिंता कर रही है? हमारी नौकरी भले ही ना हो, पर तुम नौकरी से नहीं हटोगी। तुम्हारी नौकरी खतरे में नहीं पड़ेगी। मैं पढ़ने भी नहीं दूंगी। अगर पगार नहीं मिले तो भी मैं आप दोनों को छोड़कर जाने वाली नहीं। माधुरी ने हंसते हुए दोनों के हाथ में गिलास थमाते हुए कहा, चल इसी बात पर गले लग जा। माधुरी हंसते हुए गले लग गई। अच्छा माधुरी, 3 कप अदरक वाली चाय बना लो ना। अभी लाती हूँ। फिर कुछ देर में वो 3 कप अदरक वाली चाय बना लाई। तीनों अपना अपना कप लेकर चाय पीने लगी और आपस में बातचीत करने लगी। लेकिन पुष्पा के दिमाग में वही बातें सब और घूम रही थी। एक बात कहूँ दीदी, मेरा बेटा कहता है कि अब तक जितना भी ट्यूशन गया है, लेकिन पुष्पा दीदी के जैसे किसी ने नहीं पढ़ाया आज तक। ये तो मेरी बेटी भी बोलती है, सब बच्चे बोलते हैं, और इसे मैं कहती भी हूँ कि नौकरी ढूंढना छोड़कर। अरे तुम दोनों इतनी चापलूसी और चिंता मत करो। मेरी नौकरी लग भी जाएगी तो मैं तुम दोनों के बच्चों को समय निकाल कर पढ़ाऊंगी। लेकिन प्रोफेशनल तौर पर तो मैं ये काम नहीं कर सकती, समझी? तो आज के बाद सजेशन मत देना। सुनकर दोनों चुप रह गई। इधर घर पहुंचकर कृषि सीधा माँ के पास गया। पूरे दिन का रूटीन पूछा, फिर बहन को आवाज लगाई, वानी कहाँ हो बच्चे? वानी को एक बार भ्रम सा लगा। फिर कृष्ण ने जब दोबारा आवाज लगाई तो अच्छे से सुनाई दी और भाग कर आई, क्योंकि भाई जब खुश होता था तभी इतने प्यार से आवाज लगाता था। क्या हुआ भाई, तुम्हारा लोनावला का ट्रिप कैंसिल हो गया? सुनकर वानी ने मुंह बना लिया। अच्छा ठीक है, कल चली जा। अब कल कैसे? दोस्त जाने को रेडी भी तो होने चाहिए ना। तो फिर जब रेडी हो जाए तो चले जाना। और हाँ, ये कार्ड अपने पास रख ले। अपने सभी दोस्तों का बिल तुम ही भर देना और जो चाहे शॉपिंग कर लेना। पिन व्हाट्सएप कर दिया है। वानी कभी कार्ड को देख रही थी तो कभी भाई को। वो तुरंत भाई के सिर और गले पर हाथ लगाते हुए बोली, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी भाई? क्यों, क्या हुआ? नहीं, जिस बात के लिए आप हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, आज सामने से बोल रहे हैं। ऊपर से शॉपिंग भी कर लेना। कृष्ण ने तुरंत कार्ड ले लिया। घर से लेकर बाहर तक सबको एक ही शिकायत है, सॉरी भाई सॉरी। सॉरी दे दो ना प्लीज, दे दो ना। कृष्ण ने होले से बहन को एक चप्पत लगाई और कार्ड दे दिया। भाई का मूड अच्छा देखकर वानी ने कहा, भाई जिस लड़की का प्रपोजल आया है एक बार देख लो ना, बहुत अच्छी है, आपको जरूर अच्छी लगेगी। शादी की बात सुनकर आंखों के सामने पुष्पा का चेहरा आ गया। वही वानी को लगा शायद भाई नाराज हो गया। उसने तुरंत धीरे से कहा, भाई कम से कम एक बार फोटो तो देख लो। सही कह रही है तू, परेशान मत हो, बहुत जल्दी तेरी भाभी भी आएगी घर में।
क्या सच में आप शादी के लिए तैयार हैं? मैं अभी आपको फ़ोटो दिखाती हूँ। अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं, बोलकर क्रिश अपने कमरे में चला गया। इधर दोनों माँ-बेटी बहुत खुश होने लगी। हे भगवान! तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। यह शादी करने को राज़ी हो गया। लेकिन मम्मी आखिर कौन है? किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई? छोड़ ना, किसी के बारे में बात कर रहा हो। अगर उसकी पसंद की है तो अच्छी ही होगी और हमें भी खुश होना चाहिए। आज हाँ बोला है तो कल लड़की के बारे में बात भी बता ही देगा। इतनी जल्दबाजी मत कर। इसके मूड का भरोसा नहीं कब बदल जाए। हाँ, आप सही कह रही हो। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ अपने दोस्तों को ये बताने। बोलकर वानी भागी अपने कमरे की तरफ। कृष ने अपने कमरे में शर्ट के बटन खोलते हुए सोचा नहीं था कि तुमसे दोबारा कभी मुलाकात होगी। फिर आईने के सामने खुद को देखते हुए, तुम्हारी झलक देखने से मैं इतना खुश हूँ। सोचो मेरी जिंदगी में आ जाओगी तो मैं कितना खुश रहूंगा। सोचते हुए उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ गई। भोपाल, एक आलीशान घर में बाप-बेटी बात कर रहे थे। पिता अपनी बेटी को देखते हुए, सब तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है, नहीं तो आज हम कहाँ से कहाँ रहते। तुम क्या रहती, हमारी वैल्यू कुछ और होती। आप चिंता मत करें पापा, मैं चाहूँ तो वो अब भी मेरे पीछे भाग कर आएगा। गलतफ़हमी है तुम्हारी, वो आपकी है, दिल टूटा है बेचारे का। किसी न किसी कंधे की ज़रूरत होगी ही उसे। अगर उसमें मैंने अपना कंधा दोबारा बढ़ा दिया तो? पर क्या वो मानेगा? कहीं ऐसा ना हो तुम्हें देखकर, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं कल ही मुंबई जाऊँगी। दिल्ली के मैटरनिटी हॉस्पिटल से निकलते हुए एक कपल, पत्नी रावी, प्रेम, हमारी शादी को 4 साल होने को आए। एक बच्चे के पिता हो, दूसरे बच्चे के पिता बनने जा रहे हो, लेकिन मुझे अब भी लग रहा है कि तन से तो मेरे हो तुम, लेकिन मन से मेरे नहीं हुए। अगर ऐसा ही था, तो आपने क्यों मुझसे शादी की? मैं एक तरफा रिश्ता निभाते-निभाते ऊब चुकी हूँ। रावी, मैं तुम्हें मन से भी अपनाना चाहता हूँ, लेकिन नहीं हो रहा। बार-बार दिल कचोटता है कि मैंने उसे धोखा दे दिया। पता नहीं वो कहाँ और कैसी है। आई होप कि वो अपने परिवार के साथ हो, खुश हो। इधर अपने कमरे में लेटी पुष्पा की आंखों से नींद कोसों दूर हो गई थी। आखिर कौन है वो? जानने के लिए आतुर हो चुकी थी। एक काम करती हूँ, गूगल पर सर्च करती हूँ, सब पता चल जाएगा। उसने जैसे ही कृष्ण मल्होत्रा टाइप किया, उसके बारे में सारा डिटेल आ गया। इंडिया का सबसे नौजवान और उभरता हुआ बिजनेसमैन, जिसका करोड़ों का नेटवर्थ इंडिया से लेकर विदेश में भी है और बहुत जल्द ही सफलता पाने वाला रिकॉर्ड भी उसके नाम दर्ज है। आकर्षक व्यक्तित्व के साथ लोगों को समझने और परखने की क्षमता काबिले तारीफ है। अपना बिजनेस बहुत ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से चलाते हैं। अपने कर्मचारियों की जरूरत को बखूबी समझते हैं, जो इनके सफलता का सबसे बड़ा कारण है। उसका कनेक्शन भोपाल और इंदौर के साथ भी रहा है। ये पढ़ते ही पुष्पा को एक बेचैनी सी हुई और उठकर बैठ गई। अब पक्का यकीन हो गया, यह जरूर पापा को जानता होगा, पर कैसे? क्या कॉलेज में था? नहीं, रहता तो मैं जरूर जानती। कहीं कोई रिश्तेदार तो नहीं? वो सिर पर अंगुलियों से प्रेशर बनाते हुए याद करने की कोशिश करने लगी। नहीं, याद तो नहीं आ रहा, और ऐसा कोई है भी तो नहीं। नाम तो पहले कभी सुना भी नहीं। फिर ये कौन है? सोचकर बेचैनी से खड़ी होकर कमरे में इधर-उधर टहलने लगी और दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश करने लगी। तभी कामिनी का मैसेज आया। सो जा, अगर ज़्यादा सोचेगी तो वो दिल में बस जाएगा। उसने तुरंत कॉल किया। ये तू क्या बोल रही है? इधर घबराहट से मेरे हाथ पैर फूल रहे हैं और तुम मजाक बना रही हो। अरे वो सच में बहुत बड़ा आदमी है, मैं तो परेशान हो रही हूँ। अगर वो सच में पापा को जानता है फिर क्या होगा? सच कह रही हूँ, मुझे तो थोड़ा डर लग रहा है। इतना डरपोक मत बन, जी नहीं पाएगी। चल डोर खोल, मैं गेट पर हूँ। बात करते हुए कामिनी आ गई थी। कामिनी को देखते ही वो उससे लिपट गई। अरे, अगस्त महीने की इतनी सड़ी गर्मी में तेरे हाथ पैर क्यों इतने ठंडे पड़ रहे हैं? उसके बारे में सोचकर डर लग रहा है। मैं तो सोच रही हूँ कि यहाँ से चली जाऊँ। यहाँ से कहाँ जाएगी और कब तक? कहाँ तक भागोगी? फिर जो इंसान मुंबई जैसे शहरों में तुम्हें ढूंढ निकाला,
वो क्या कहीं और तुम्हें नहीं ढूंढ निकालेगा? उस इंसान को जाने दे। क्या ये बाकी दुनिया वाले तुम्हें इतनी आसानी से जीने देंगे? याद कर इसी मोहल्ले में आने के बाद तुझे कितनी परेशानी हुई थी। तू कहीं भी किसी भी कोने में चली जाओ, अकेली औरत का रहना इतना आसान नहीं है। हाँ, बात तो सही कह रही है। मैं यहीं सो जाऊं? नहीं, मैं सो जाऊंगी, तू अपने बच्चों के पास जा। कामिनी चली गई तो पुष्पा भी लेट गई। दिमाग में कामिनी की कई बातें घूमने लगी। सच में वो कहाँ तक भागेगी? हर जगह तो कुछ न कुछ ऐसे लोग भरे पड़े हैं। दिमाग में यही सब बातें घूमते हुए वो नींद के आगोश में चली गई। अगली सुबह कृष्य ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था, तभी वानी आकर बोली, भाई केयर टेकर कुछ दिनों की छुट्टी पर जा रही है। उसके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। फिर तो नई केयर टेकर रखनी होगी। मैं भी कितना दिन घर पर रहूंगी, मेरे भी एग्जाम्स आ रहे हैं। बात तो सही कह रही हो। नेक्स्ट वीक मुझे भी लगभग 1 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना है। ठीक है, परेशान मत हो। मैं सौरभ को आज ही बोलता हूँ कोई नई केयर टेकर देखने के लिए। फिर माँ के गले लगा, बहन को बाय बोलकर ऑफिस के लिए निकल गया। अभी केबिन में बैठा है कि सौरभ आया। सर, कोई आपसे मिलना चाहता है। अपनी फाइल में व्यस्त कृष्ण ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, सौरभ, फिलहाल तो मैं किसी से मिल नहीं सकता, और हाँ, नेक्स्ट वीक बिजनेस पर्पज से ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो टाइमली सब प्रिपेयर हो जाना चाहिए। जी सर, पर थोड़ा समय निकाल सकते हैं? उसने अपॉइंटमेंट लिया है। मैंने जो कहा वो तुम्हें सुनाई नहीं दिया? और ये क्या सर सर लगा कर रखा है? अब की बार कृष्ण ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, जो भी है, उसे 1 महीने के बाद आने को कहो। फिलहाल वक्त नहीं है मेरे पास। और हाँ, माँ के लिए कोई नई केयर टेकर देखो। जी, जरा जल्दी देखना। जी ठीक है, बोलकर वो जाने लगा। तभी कृष्य का माथा ठनका और उसने तुरंत सौरभ को रोक लिया। उसे पास बुलाया और धीरे से कुछ कहा। उसने हाँ में सिर हिला दिया और बाहर निकल गया। इधर कृष्य एक छोटी सी तस्वीर अपने पास से निकाला और उसे देखते ही चेहरे पर जेन्युइन स्माइल आ गई। इधर जब जयंती को पता चला कि कृष्य अभी नहीं मिलेगा, 1 महीने बाद आने को बोला है, तो गुस्से में तिलमिला उठी। उसकी इतनी हिम्मत, अपॉइंटमेंट लेने के बावजूद मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। आज जो वो हवा में उड़ रहा है, शायद वो भूल गया कि जो कुछ भी है मेरे बाप की वजह से है। खैर, पेशेंस रखना होगा मुझे। तुम्हें फिर जो अपनी लाइफ में वापस लाना है, बोलकर कुटिल मुस्कान चेहरे पर फैल गई। फिर तुरंत ही कार में बैठकर निकल गई। 2 दिन बाद कामिनी ऑफिस से आते ही थोड़ा एक्साइटेड होकर पुष्पा से बोली, सुन ना, एक केयर टेकर का जॉब करेगी? मेरे हिसाब से तो ये जॉब परफेक्ट है तुम्हारे लिए। पुष्पा थोड़ा भवें उछाल कर, अब मैनेजमेंट में गोल्ड मेडलिस्ट होकर केयर टेकर का जॉब करूं? तो क्या केडीएस ग्रुप का एमडी बनना है? अरे, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। एक बार प्रपोजल तो देख लो, बहुत अच्छा है। अगर तूने 3 महीने काम कर लिया तो तेरा पेमेंट डबल हो जाएगा। 6 महीने काम कर लिया तो रहने के लिए घर भी अलॉट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, 1 महीने बाद ही प्राइवेट गाड़ी ड्राइवर के साथ मिलेगी छोड़ने लाने के लिए, और काफी पोस्ट एरिया में है, तो किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। क्या क्या कह रही हो? कुछ ज्यादा मेहरबान नहीं है? आखिर कौन इतना पैसे वाले के साथ बड़ा दिल वाला? छोड़ना है, अभी भी कुछ अच्छे लोग दुनिया में। अब सारे लोग कृष्य मल्होत्रा जैसे नहीं होते। तुम्हारी बातों में दम तो है। ठीक है, मैं सोचती हूँ। सोचो मत, मैं तो कहती हूँ तुम कल ही जाकर मिल लो। जाऊंगी, पर इतनी जल्दी नहीं, उसने मन में कहा। रात भर सोचने के बाद पुष्पा ने इस जॉब के लिए हामी भर दी। नेक्स्ट वीक जब वो निकलने लगी तो कामिनी झट से एक चम्मच दही शक्कर खिलाया और हाथ पकड़ समझाने लगी, जरा कुछ सोच समझ कर बोलना, यूं ही बेवजह किसी से उलझना मत, और पुण्य की चिंता मत करना। हम और माधुरी है उसके लिए। पुष्पा ने हाँ में सिर हिला दिया और निकल गई। कृष्य, वो आज से नई केयर टेकर आ जाएगी, सौरभ ने कहा तो वो होले से मुस्कुराकर रह गया। कुछ देर बाद रेडी होकर
माँ के कमरे में गया। माँ, वानी, मैं लगभग 1 महीने बाद आऊँगा, अपना ख्याल रखिएगा। आज से नई केयरटेकर आ रही है। मुझे पूरा उम्मीद है वो आपका अच्छे से ख्याल रखेगी। अगर नहीं तो दूसरी आ जाएगी। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना, खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। कृष्ण ने माँ के पैर छुए, बहन को गले से लगाकर निकल पड़ा। इधर कृष्ण की कार बाहर निकली और उधर पुष्पा अंदर गई। कार में बैठा कृष्ण ने उसे देखा तो चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो पुष्पा रूपी मछली जाल में फंस ही गई। तो दोस्तों, आगे क्या होगा? आखिर कौन है कृष्ण और पुष्पा? क्या रिश्ता है इनके बीच? और पुष्पा आखिर किस अतीत से भागकर अपनी बेटी के साथ डर कर अकेली रह रही थी? क्या था पुष्पा और उसकी बेटी पुण्य का अतीत? और जब उसने कृष्ण के मुंह से अपने पिता का नाम सुना तो वो आखिर इतना डर क्यों गई थी? और पुण्य का पिता कौन था? और अब जब कृष्ण ने पुष्पा को अपने घर में केयर टेकर की नौकरी देकर ऐसा क्यों कहा कि मछली जाल में फंस गई है? आगे वो पुष्पा के लिए कौन सा जाल बिछाने वाला था? क्या पुष्पा जिस अतीत से भागकर अकेली रह रही थी, वो अतीत ही उसका पीछा करते हुए उसके सामने आने वाला था? क्या था राज पुष्पा और कृष्ण का? आगे बेचारी पुष्पा की जिंदगी में क्या होने वाला था? जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।